लाइव करो क्लास। करो लाइव। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या जी? क्लास लाइव करो। हेलो। हाँ, क्या हाल चाल है बताइए? ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग दिखाई सुनाई दे रहे हैं? चलिए ठीक है ना, पढ़ाए ना आगे। तो चैप्टर नंबर कितना चल रहा था? 5। 5 का क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए थे ना। कुछ बताए भी थे, 65 तक बता दिए थे। आइए 66 नंबर से जो है आगे हम लोग करते हैं, ठीक है ना? हाँ, देखिए क्लास जो है ना आप लोग रेगुलर आया कीजिए। रेगुलर नहीं आइएगा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है फिर पढ़ने का। आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। चाहे क्वेश्चन आंसर हो, थ्योरी हो, क्लास रेगुलर आइए। क्वेश्चन आंसर चीजों को क्लियर करता है और भी स्पष्ट करता है। क्वेश्चन पे आपका पकड़ बनता है। और ये बहाना मत बनाइए, लड़की लोग तो स्पेशली तबीयत खराब है सबका, एक तरफ से सबका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब हो, मरने के कगार पे रहिए फिर भी क्लास आइए, समझे? आइएगा, बीमार पड़िएगा तो हम तो इलाज करवाइए देते हैं। तो ऐसे झूठ मूठ का बहाना। और कल के डेट में जाकर के रिजल्ट नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अभी जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है ना, कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। रिजल्ट वाला आता है ना हमसे मिलने के लिए, खूब बढ़िया से मिलते हैं। अब बिना रिजल्ट वाला आता है उसको कोई भाव नहीं देते हैं, मिलवे नहीं करते, समझे? तो रिजल्ट नहीं होगा तो कोई थोड़े पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। और यही सब अनियमितता रिजल्ट नहीं होने के कारण में तब्दील होगा, समझे मौसी जी लोग? एक नंबर की बहानेबाज सब है। आइए अब, तबीयत खराब है, झूठे से तबीयत खराब। आइए, हल्ला नहीं। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक हो गया। 66 ध्यान से सुनिए, समझिए और याद करते हुए जाना है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना, खान या किसी भी काम में शामिल ना किया जाना। तो ये दोनों अनुच्छेद मानव को शोषण से बचाता है,
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा उत्तर? 23। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। 1275 प्रीलिम्स पहला सीटिंग या दूसरा सीटिंग में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रीलिम्स 1275 वैकेंसी में ही पूछा गया, प्रीलिम्स हो या मेंस आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन 1275 में यह पूछा गया था। समझ गए? तो अवसरों की समानता की बात कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? देखिए, जब आपको किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को लेकर भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोकसभा में होता है। तो संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोकसभा में होता है, तो लोकसभा के ही नियम प्रक्रिया के तहत संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है और संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिए जाते हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। तो किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान? अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? अनुच्छेद 356। देखिए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 323 के तहत। और जैसे ही 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य का शासन प्रशासन राष्ट्रपति अपने अधीन कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल लेता है? 356। संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 78 की अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के जो काम है, जैसे आपका काम है, आपका कुछ ना कुछ काम है, हमारा कुछ ना कुछ काम है, वैसे ही राष्ट्रपति का कुछ ना कुछ काम होता है, प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ काम होता है। तो हर किसी का काम निर्धारित है। जैसे आप कौन हैं? तो आप एक छात्र हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ाई करना। वैसे ही जो आपको प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद ने अगर कोई भी निर्णय लिया है, उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत करवाना प्रधानमंत्री का काम होता है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 78 देता है और अनुच्छेद 78 यह कहता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है या प्रधानमंत्री का काम है। क्या होगा उत्तर? डी होगा। और संभवतः हमको लगता है आपके बिहार एसआई में भी यह पूछा गया है। अनुच्छेद 78
अनुच्छेद 78 आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा गया है। हे लड़का, ऑनलाइन सही से चल रहा है ना? चल रहा है ना सही से? है? हाँ, तो आवाज और सुनाई दे रहा है ना? कान में ठेपी लगाओ, सुनो आवाज और सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दिक्कत होगा तो बोला करो, ठीक है? ऑनलाइन भी विद्यार्थी पढ़ता है, समझे? उस रोज देखे थे बहुत सारा ऑनलाइन विद्यार्थी आया था, बहुत सारा नहीं भी आया था, समझे? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में पढ़ना है, चुनाव के विषय में जानना है, तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 को पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 को पढ़ना होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी आपको अनुच्छेद 66 देगा। सभी प्रकार की जानकारी आपको अनुच्छेद 66 देगा। और अनुच्छेद 66 यह कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण या मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 ही यह भी कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 66 ही हमें यह भी बतलाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी हमें अनुच्छेद 66 देता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर देखा जाए, यानी चुनाव से संबंधित देखा जाए, तो उसकी जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 66। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के आतायत है? गलत है। मानव के दुर्व्यापार होगा। इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही कीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यापार का मतलब समझते हैं? मतलब गलत तरीका से मानव का व्यापार किया जाना, मानव का खरीद बिक्री किया जाना। और विशेष तौर पर अभी भी खरीद बिक्री होता है, लेकिन बहुत कम। और विशेष तौर पर वेश्यावृत्ति की प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी लड़कियों का खरीद बिक्री होता है। तो मानव का दुर्व्यापार मतलब गलत तरीका से मानव का खरीद बिक्री। और बलात्श्रम मतलब बेगारी प्रथा, मतलब किसी से काम करवा लिए, उसे मजदूरी नहीं दिए, वही बलात्श्रम है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाने की घोषणा करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ये भी संभवतः आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ है, समझ गए? तो कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है अनुच्छेद 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं में न हो। और आधिकारिक तौर पर कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा? 22 न हो। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में बतलाता है? दल बदलना, दल बदलना, दल बदल, दल बदल। तो 10वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है?
दल बदल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार? देखिए, आपको 2002 से पहले 2002 से पहले अगर आप चले जाएंगे तो सिर्फ सरकारी कार्यालय में झंडा फहराया जाता था, लेकिन अब 2002 के बाद अब प्राइवेट संस्थान में भी, प्राइवेट कार्यालय में भी, आप अपने घर पर भी झंडा फहरा सकते हैं। और झंडा फहराना हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और झंडा फहराना हम लोगों का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत। अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत झंडा फहराना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अन्य परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो अनुच्छेद 19 के 1 का क कर लीजिएगा तो और ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी क है तो अनुच्छेद 19 के 1 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। कौन अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार। कौन अनुच्छेद के? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? देखिए, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 164 यह कहता है, विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे राज्यपाल। मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे राज्यपाल। तो इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 164 में। 164 तो कौन अनुच्छेद यह कहता है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? कौन अनुच्छेद यह कहता है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? नागालैंड ना। तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। नागालैंड को लेकर 6ठी अनुसूची में प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? यानी कहने का मतलब क्या है जानते हैं? प्रश्न ये कह रहा है कि अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा या राज्यसभा में मतदान हुआ, लोकसभा में मतदान हुआ और पक्ष और विपक्ष में बराबर की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी पक्ष में भी मान लिया जाए कि 150 मत पड़ा, विपक्ष में भी 150 मत पड़ा, तो इस स्थिति में निर्णायक मत देना अध्यक्ष का काम होता है और इस स्थिति में निर्णायक मत अध्यक्ष देता है। तो जो निर्णायक मत अध्यक्ष देता है, अगर अध्यक्ष पक्ष में चला गया तो निर्णय पक्ष में चला जाएगा, और अगर अध्यक्ष विपक्ष में चला गया तो चीजें जो है विपक्ष में चला जाएगा। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 100 ही यह कहता है कि प्रथम दृष्टया लोकसभा का अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, लेकिन मत विभाजन के दौरान बराबर की स्थिति उत्पन्न होने पर निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है। वो जिस पक्ष में जाएंगे निर्णय उसी पक्ष में हो जाएगा। और सामान्य तौर पर जब स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है। जैसे अभी लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, सत्ता पक्ष का है, तो स्वाभाविक सी बात है वो सत्ता पक्ष की ओर जाएगा और निर्णय सत्ता पक्ष में चला जाएगा। निर्णय जो है आपको सत्ता पक्ष में चला जाएगा।
लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष जब अध्यक्ष बन जाता है ना, वो किसी खास राजनीतिक दल का तब नहीं रह जाता है। उनके लिए लोकसभा के सभी सदस्य एक समान हो जाते हैं। लेकिन ओम बिरला ने अनेकों ऐसे काम किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान जो पक्षपात पूर्ण रहा है और काफी विवाद में रहा है। उनके रहते हुए लोकसभा के अध्यक्ष का पद, ओम बिरला के रहते हुए लोकसभा के अध्यक्ष का पद काफी विवाद में रहा है और काफी ढीठ है ओम बिरला। और इसी वजह से मोदी जी ने फिर से उन्हें बनाया है, क्योंकि मोदी जी को तो अपना स्पष्ट बहुमत है नहीं, गठबंधन में है, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? कौन अनुच्छेद कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर बजट की बात करेंगे तो बजट संवैधानिक शब्द नहीं है। बजट के जगह संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण, और जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में तो इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कह लेते हैं बजट। आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कह लेते हैं हम लोग? बजट। बजट ऐसे संवैधानिक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? नागरिकता भाग 2 सही है, मौलिक अधिकार भाग 3 सही है, मौलिक कर्तव्य 6 का ए नहीं, 4 का ए, 4 का ए, समझ गए। राज्य संविधान का भाग 6 सही है, राज्य के शासन की चर्चा संविधान के भाग 6 में है। आंसर हो जाएगा सी, यही सुमेलित नहीं है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? पंचायती राज को लेकर प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 9 में। भाग 9 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए, केंद्र और राज्य संबंध की चर्चा भाग 11 में है, और भाग 11 के अंतर्गत अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध और अध्याय 2 में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध और अध्याय 2 में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। आगे जब आप एक चैप्टर ही है सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से हमेशा से प्रश्न आते रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो वहां पर विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध को आप समझ पाइएगा। लेकिन यहां पर आप सीधे तौर पर इस बात को याद रखिए, केंद्र राज्य विधायी संबंध के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 देता है। भाग 11 का अध्याय 1 देता है। अगर यहीं पर यह रहता केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है, तो भाग 11 का अध्याय 2। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय। कुछ वर्ग का मतलब यही होता है, ओबीसी, एससी, एसटी। इनको लेकर भारतीय संविधान में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसकी ही चर्चा है भाग 16 में। और भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के बीच में, भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी के लिए विशेष उपबंध की जो है आपको चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित? मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बी होगा, बी होगा। पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। कौन सा राज्य सूची में है? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। निगम कर संघ सूची का विषय है। अब बच कौन जा रहा है? रेलवे, पुलिस। तो आंसर यही हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित? 7वीं अनुसूची में। कौन अनुसूची में? 7वीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। शिक्षा, शिक्षा, वन, मापतौल, मापतौल, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, एक और है वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। देखिए, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, वन, मापतौल, न्याय प्रशासन और वन्य जीव, ये सब पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। ये सब पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। इन 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इन 5 विषयों को अगर देखा जाए तो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो वही पूछा जा रहा है, वनों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत, और इसी वजह से राज्य सूची में विषय की संख्या 6 घट गई और समवर्ती सूची में बढ़ गई। तो वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित की संविधान संशोधन के द्वारा किया। कौन संविधान संशोधन? 42वां। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या, 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 22। कितना है? 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी कितनी है? 22। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। देखिए, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को लेकर ही बातें है ही। किसी राज्य के भूमि सुधार से संबंधित बात हो तो 9वीं अनुसूची में सीधा तौर पर जाना है आपको। 9वीं अनुसूची में, यहां पर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को लेकर प्रावधान है, और 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज को लेकर प्रावधान है, पंचायती राज संस्था को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज संस्था को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जिस 29 विषय पर जो है आपको काम पंचायती राज संस्था कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा 29 विषय। वहीं आप सब लोग जानते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को लेकर प्रावधान किए गए हैं, और नगरपालिका को काम करने के लिए टोटल 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 18।
18 विषय दिए गए हैं। तो यहां पर एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में विषय कितना है? 18। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कितने विषय काम करने के लिए? कितने विषय? 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को काम करने के लिए कितने विषय? कितने विषय? 18। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा न हो, कृषि और पुलिस राज्य सूची का विषय, कृषि और पुलिस राज्य सूची का विषय, रक्षा संघ सूची का विषय, मूल भारतीय संविधान में शामिल थे। 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 न, मूल संविधान में 8 गण अनुसूचित। सुधार कीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बस 12 को काट करके 8 कर लीजिए गुरुजी लोग। मूल संविधान है, क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान है, 12 को काट करके 8 किए, कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची। आंसर ए। किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, सदन, सदन की अगर आप बात करेंगे तो एगो सदन लोकसभा है और एगो सदन राज्यसभा है, ठीक है? तो एगो सदन लोकसभा है और एगो सदन राज्यसभा है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य को उसकी अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों को उनके अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 120 के क्लाउज 1 में, अनुच्छेद 120 के क्लाउज 1 में। वही सदन में, राज्य में 2 सदन आता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, एक विधानसभा और एक आपको विधान परिषद। विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों को मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है और विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्यों को मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 210 में, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210 में। समझ गए? तो लोकसभा के संदर्भ में अगर लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में अगर प्रश्न रहे या संसद के संदर्भ में प्रश्न रहे या केंद्र के संदर्भ में प्रश्न रहे तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 120 का क्लाउज 1 या अनुच्छेद 120। और अगर प्रश्न राज्य के संदर्भ में रहे, अगर प्रश्न विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में रहे, तब उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 210। समझे बात को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सी। तो कौन सा अनुच्छेद सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? आए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 में से मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है दिल्ली। बाद बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, पुडुचेरी चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप मुंबई उच्च न्यायालय के मुंबई के अंतर्गत आता है, मुंबई के अंतर्गत आता है। लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली।
तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। इसको लेकर अगर देखा जाए तो इसको लेकर प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। और इसी अनुच्छेद में थोड़ा सा हेरफेर कर दीजिएगा तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसको लेकर प्रावधान करता है अनुच्छेद 214। और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय को लेकर प्रावधान करता है अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस तरह करता है? अनुच्छेद 1 यह कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कौन अनुच्छेद संसद को नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार देता है, यह बात कह रहा है। कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद 11 ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? देखिए, राज्य को दो अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, एक अनुच्छेद 12 और दूसरा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित मौलिक अधिकार के संदर्भ में किया गया है और अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइएगा तो अनुच्छेद 12। और आगे मौलिक अधिकार हम पढ़ाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा ना, क्वेश्चन 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। सबसे पहले अनुच्छेद 12 ही बताएंगे और अनुच्छेद 12 में राज्य की ही परिभाषा है, तो सबसे पहले राज्य को ही परिभाषित करेंगे। राज्य की क्या परिभाषा है उसी को परिभाषित करेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो स्पष्टता पूर्वक भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर के प्रावधान किए गए। एक बार फिर से इस पूरे बात को आप सुनिएगा और आप आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना तो वहां पर जब अनुच्छेद 13 बताएंगे तो वहां पर अच्छे से न्यायिक पुनरावलोकन को हम स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर प्रावधान अनुच्छेद 13 भी करता है। मौलिक अधिकार में इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो अनुच्छेद 13, 32, 226, 251 और 254 ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर के प्रावधान देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष तौर पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा सी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई? यहां पर अगर आप जाएंगे तो अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। और
संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण अनुच्छेद 13 लगाता है और यह नियंत्रण न्यायपालिका के हाथ में होता है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता देता है। एक तो बोलने का अधिकार देता है, दूसरा बिना हथियार के सभा करने का अधिकार देता है, तीसरा संघ, पार्टी या निगम बनाने का अधिकार देता है, चौथा भारतवर्ष के भीतर कहीं भी घूमने का अधिकार देता है, पांचवा भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार देता है और छठा अपना जीवन यापन करने हेतु कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार देता है। यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? अनुच्छेद 19 कौन से स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है? सभा की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के सभा एकदम देता है। भ्रमण, पूरे भारतवर्ष में घूमने देता है। धर्म की स्वतंत्रता नहीं। धर्म की स्वतंत्रता की चर्चा है अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28, 19 में नहीं है। निवास तथा बस जाने, हां कहीं भी जमीन लेकर के बस सकते, ये भी 19 देता है। आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है? आगे, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? अनुच्छेद 19 ना। निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का को हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का को मूल संविधान में यह नहीं था, 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? आए, शिक्षा का अधिकार कौन अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार? 21 का। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए? शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है 23 और 24। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए, ऐसे अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 में भी है और अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 30 में भी है। तो 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है, लेकिन ध्यान रखिए कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट? अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो 5। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट की चर्चा है? संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? पंचायतों के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? 48 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति? अनुच्छेद 51। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51।
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 51 के ए में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, महाभियोग एक प्रक्रिया होता है जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। तो राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा, इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 78 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? किसमें दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया? धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में किया गया है, 109 में। और धन विधेयक को लेकर विशेष प्रक्रिया क्या है? धन विधेयक को लेकर विशेष प्रक्रिया यह है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। फिर दूसरा यह है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। फिर तीसरा यह है कि लोकसभा अगर पारित कर दिया तो राज्यसभा अधिक से अधिक इसे 14 दिन तक रोककर रख सकता है। यही सब धन विधेयक को लेकर विशेष प्रक्रिया है। यही सब धन विधेयक को लेकर जो है विशेष प्रक्रिया है, और उसी की चर्चा है अनुच्छेद 109 में। तो धन विधेयक को लेकर विशेष प्रक्रिया की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? कौन अनुच्छेद में है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार होता है केंद्र के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष को, और राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अध्यक्ष को। केंद्र के धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष परिभाषित करता है, और राज्य के धन विधेयक को राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष परिभाषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं संरचना को लेकर वर्णन करता है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 को पढ़िएगा ना, तो अनुच्छेद 124 में 6-7 क्लाउज है। अनुच्छेद 124 का क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, क्लाउज 4, 5, 6, 7। क्लाउज 1 में यह है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लाउज 2 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्लाउज 3 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। क्लाउज 4 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 124 को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो वह उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन जो है प्रस्तुत करता है। 124। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन कौन प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? 124। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 127। 127 जानते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। देखिए, हर सदन का और हर संगठन का कुछ ना कुछ कोरम होता है। कोरम, कोरम उस न्यूनतम संख्या को कहा जाता है जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा में 543 सदस्य है। अब 543 में से लोकसभा में 5 गो सदस्य आया तो लोकसभा काम थोड़े करेगा? नहीं करेगा। कम से कम कुल सदस्यों का 10%, कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य आना चाहिए, तब लोकसभा काम करना शुरू करता है। तो लोकसभा का कोरम है 55। लोकसभा का कोरम कितना है? 55। तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक कोरम होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक कोरम होता है, और सुप्रीम कोर्ट के
कोरम की अनुपस्थिति की वजह से सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित होता है, और कोरम की अनुपस्थिति के वजह से जब सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित होता है तो उसी विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ताकि सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित ना हो। तो कोरम की पूर्ति के अभाव में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम बाधित ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 127 के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था कौन अनुच्छेद करता है? कौन अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति है? मतलब कौन अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय पर विचार विमर्श करके उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट फिर से पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज कोई निर्णय दिया कि नहीं, जो बिहार की सरकार ने 65% आरक्षण दिया है वो संवैधानिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, आगे कुछ वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और फिर से अपने निर्णय को पलट सकता है। आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता है कि नहीं 65% आरक्षण ठीक ही है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पलट सकता है, अपने निर्णय पर फिर से विचार विमर्श कर सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है अनुच्छेद 137। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है अनुच्छेद 137। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 137। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? 137। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है। यह अधिकार उसे कौन देता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार कौन देता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्रियों के कार्य व शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 में। और अनुच्छेद 167 यह कहता है कि राज्य मंत्री परिषद ने अगर कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाना मुख्यमंत्री का परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का परम कर्तव्य है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य के विषय में जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 167। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता? किस अनुच्छेद में? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति व संरचना से संबंधित है? राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्यसूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 यह कहता है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा राज्यसूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दे सकता है। वही चीज है। अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 249 राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। देखिए, हाय क्या जानते हैं?
आप सब लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में 3 गो सूची है ना, हो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है भारत की संसद। कौन बनाता? भारत की संसद। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो इस पर संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से कोई भी बना सकता है। संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से कोई भी बना सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है राज्य विधानमंडल, लेकिन अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह कहता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगा, तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं, बल्कि इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाता है भारत की संसद, भारत की संसद। तो यही है, ठीक है। समझे हो कैसे राज्यसभा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? किसके अधिकारों से? सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कौन अनुच्छेद में है? कौन अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? अनुच्छेद 312 में। 312 में भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग को लेकर प्रावधान है? निर्वाचन आयोग को लेकर प्रावधान है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 यह कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? वयस्क मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326 देता है। वयस्क मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326 देता है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है? किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत। 356 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। वही हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? 356। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 360। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360। आज तक कभी भी 360 लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। 352 3 बार लागू हुआ है। 356 की अगर आप बात करेंगे तो 356 100 से अधिक बार लागू हुआ है। और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण। तो 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, 15 बार
शपथ ग्रहण हो चुका, अनुच्छेद 60 का प्रयोग 15 बार हो चुका है। तो इस सब अनुच्छेद का प्रयोग हुआ है, लेकिन 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किस राज्य का वर्णन नहीं है? अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया है। 371 के तहत दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात को। फिर 371 क के तहत नागालैंड, 371 ख के तहत असम, ग के तहत मणिपुर और घ के तहत आंध्र प्रदेश। 371 घ के तहत आंध्र प्रदेश। लेकिन 371 को पढ़िएगा तो कहीं पर भी तमिलनाडु की चर्चा नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। क्या लेटर सब देना शुरू कर दिया। कौन है गुड़िया सिंह? कौन है गुड़िया सिंह? कौन है जी? खड़ा होइए। हाँ, 2 नंबर आपका उत्तर होगा, बढ़ा दीजिए उसको। ठीक है, ये सब आगे पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे। इतना अकबकाइए नहीं, एक दिन में हीरोइन नहीं बन जाता है आदमी, समझे? बढ़ा दीजिए उसको। 2 नंबर उत्तर होगा, जो 2 नंबर जो ऑप्शन में वही उसका उत्तर होगा। अरे बोर्ड काम नहीं कर रहा है जी, कम काम कर रहा है लगता है बोर्ड। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची। जैसे ही नया राज्य बनेगा, 28 राज्य है, 29 हो जाएगा, तो पहली अनुसूची में 29 राज्य लिखा जाएगा, 29वां राज्य का नाम लिखा जाएगा, क्षेत्रफल लिखा जाएगा, पहली अनुसूची में संशोधन होगा। और ध्यान रहे, सिर्फ पहली अनुसूची में संशोधन नहीं होगा, पहली अनुसूची के साथ साथ चौथी अनुसूची में भी संशोधन होगा। लेकिन अगर एक को चुनना हो तो पहली अनुसूची के साथ जाइए, एक को अगर चुनना हो तो पहली अनुसूची के साथ आप जाइए। इसमें चौथी भी है, लेकिन एक को अगर चुनना है तो गौर कीजिएगा, पहली अनुसूची के साथ आपको जाना है। समझ गए? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। मतलब कौन अनुसूची में? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान है। आप सब लोग जानते हैं 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती, रिपीटेड ना है हो, बताए थे ना, 42वां ना, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि राज्य सूची का विषय है। रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले संघ सूची का विषय है। पंचायती राज विषय राज्य सूची का है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? नागरिकता भाग 2 में सही है, संघराज क्षेत्र भाग 7 में नहीं। संघराज क्षेत्र के शासन प्रशासन को लेकर प्रावधान है भाग 8 में, भाग 8 में। नगरपालिका 9 के ए में सही है, निर्वाचन 15 में सही है। आंसर हो जाएगा बी, यही सही नहीं है।
हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। भाग 9 में जो है 3 सोपानों में 3 स्तर पर पंचायती राज के गठन को लेकर प्रावधान किया गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है समझिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय सही है। जनगणना संघ सूची का विषय सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं, चौथी अनुसूची ना, चौथी अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वां संविधान संशोधन। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? पंचायती राज से। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध को लेकर प्रावधान है? भाग 21 में। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों को लेकर प्रावधान किया गया। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों को लेकर प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? नगरपालिका से संबंधित 9 का ए। 9 का ए। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग 4। भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण 4 के क में। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता? भाग 2। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा है। भाग 9 का ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं ना, 12वीं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 74वां द्वारा 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची, भाषा 8, शपथ ग्रहण 3। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। भाषाओं के साथ। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं। चौथी में ना है हो। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारना है। तीसरी अनुसूची शपथ सही। 8वीं भाषा सही। दल परिवर्तन 10वीं सही। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से क्या
भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करता है? अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से बचाता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों को शोषण से बचाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 में है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया? रिपीटेड ना है। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? देखिए, जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका से लिया गया। क्या आवाज कर रहा है वो? बाहर में? ओ अच्छा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। इसको लेकर प्रावधान करता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में। इसको सही कीजिए, 75 के क्लाउज डी नहीं, क्लाउज 3 कीजिए। क्लाउज 3, डी को काट करके क्लाउज 3 कीजिए। टाइपिंग मिस्टेक है, कितनों कुछ कर ले, एक आध गो रहिए जाता है। ठीक है, 75 के क्लाउज 3। ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान अनुच्छेद 108 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, 300 के क। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 करता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसके कार्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 320 में। यानी संघ लोक सेवा आयोग का क्या काम होगा, राज्य लोक सेवा आयोग का क्या काम होगा, उसके विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। अब तो यूपीएससी भी जो है, जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है आईएएस आईपीएस का, वो भी जो है आपको उसमें भी घोटाला सब हो रहा है, समझे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 यह कहता है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 का ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 338 का बी। तो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, 338 का ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 का बी पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक आयोग है ही नहीं, संविधान के अनुच्छेदों में इसकी चर्चा है ही नहीं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 343 में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? 352।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? इसकी चर्चा अनुच्छेद 24 में है। यहां पर गौर फरमाइएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है कर्तव्य। कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य की चर्चा है अनुच्छेद 51 के क में। और 11 मौलिक कर्तव्य है और 11 मौलिक कर्तव्य में एक कर्तव्य यह भी है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो अगर मौलिक कर्तव्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका उत्तर होगा 51 का ए, और उसी दृष्टिकोण से आपको देखना भी होगा, समझे? क्योंकि स्पष्ट भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, मतलब प्रश्न मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में। ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार 48 के ए में भी है, लेकिन वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में अगर देखा जाए, क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, मतलब मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में है। आंसर हो जाएगा 51 का ए। कंफ्यूजन दूर हो रहा है? हाँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 2 में। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44। भारत के कितने राज्यों में लागू है? 2 ना। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता? अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28। चलिए, लेवल 2 आ गया। चलिए छोड़ दीजिए, अब बहुत क्वेश्चन कर लिया। चलिए और सब बताइए, और सब ठीक है? है बैठिए। है गुरुजी लोग बैठिए। होमवर्क क्या दिए थे? आए 9वां नंबर चैप्टर खत्म हुआ? हो गया खत्म? ऑब्जेक्टिव आज ना अपलोड होगा? हो गया? आप लोग देख लिए? कब 9 नंबर चैप्टर कब खत्म हुआ है? परसों ही खत्म हो गया, शनिवार को। तो उस रोज बोले कहे ना आप लोग हमको?
हैं? मेरा क्लास पहले हो गया था। ओ अच्छा ठीक। चलिए अगला होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी। कर लिए हैं तो हम नहीं ना पूछे हैं, हम नहीं ना दिए होमवर्क, हम ना देते हैं। तो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 कितना क्वेश्चन है? 254। एक दिन में दे या 2 दिन में? 2 दिन में। तो ठीक है 254 है। 125 क्वेश्चन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9, 125 क्वेश्चन कर लीजिएगा। और हां पॉलिटी चैप्टर नंबर 5 लेवल फर्स्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। लेवल फर्स्ट क्लियर ना हो गया है, कल पूछेंगे, ये कल का होमवर्क है, कल हम आपसे पूछेंगे। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, हमको निकलने दीजिए तब आप लोग निकलिएगा।